हाय, आज से हम लोग उत्तराखंड पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को देखेंगे। हम आपको बता दें, ये करंट अफेयर्स ग्रीन टर्न मैगज़ीन से लिया गया है। ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए एक रेलेवेंट मैगज़ीन है। इसके करंट अफेयर्स अक्सर इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर पूछे जाते हैं। इसी सीक्वेंस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले करंट अफेयर्स वाले, जो कि हाल-फिलहाल में जो उत्तराखंड में जो घटनाएँ घटी हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद से योजनाएँ, उद्घाटन बैठकें, नियुक्तियाँ, चर्चित व्यक्ति, रिपोर्ट, आंकड़े व सूचकांक को देखेंगे। उत्तराखंड का बजट भी देखेंगे, साथ ही पुरस्कार, सम्मान और खेल खिलाड़ी वाले सेक्शन को भी इसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे। इसके बाद भागीरथ मोबाइल ऐप, जो कि धारा मेरा, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित एक मोबाइल ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपके क्षेत्र में जो क्रिटिकल या फिर संकटाग्रस्त जल के स्रोत हैं, उसके बारे में जानकारी साझा करना, ताकि उन संकटाग्रस्त जल स्रोतों का जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जा सके। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? कहा गया कि प्रदेश के जल स्रोतों, नौलों, धरों व वर्षा पर आधारित नदियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रेजुनवेशन अथॉरिटी का गठन किया गया, ताकि आपके जो क्षेत्र में संकटाग्रस्त जल स्रोत हैं, उसको जल्दी से निस्तारण किया जा सके। भूकंप के कहर से बचाने के लिए लोगों को उत्तराखंड सरकार ने आईआईटी रुड़की से मिलकर नई तकनीक विकसित कर ली है, जिसका नाम है भूदेव ऐप, जिसके माध्यम से भूकंप आने से पहले लोगों को सतर्क कर देगा, ताकि लोग सुरक्षित जगह पर जाकर अपना सुरक्षा और बचाव कर पाए। देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत के लिए मंजूरी मिल गई है। बस ये जानना है कि पहला रोपवे जो है सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक बनाई जाएगी, और जिसकी लंबाई है 12.9 किलोमीटर। हम देखें, दूसरा रोपवे गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक, जो कि 12.4 किलोमीटर होगी, इसकी निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। तो हमने 2 चीजें देखा। पहला, सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाई जाएगी, और दूसरा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर तक का रोपवे बनाया जाएगा। तो हमें 2 चीजें याद रखना बस आपको। अगली बात है, चैटबॉट का अनावरण राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह ने किया, जिसका काम है होगा कि महिलाओं को कानूनी संबंधी सहायता, करियर संबंधी परामर्श, वित्तीय सहायता के साथ साथ सुरक्षा उपायों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकेंगी। उत्तराखंड में 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो गया है। इसके अध्यक्ष सचिव एन रवि शंकर जो है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस ये जान लीजिए आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, जो कि अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए अपनी सिफारिश देगा। राइट। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड के जो अनुसूचित जनजाति और संरक्षित प्राधिकरण सशक्त व्यक्तियों को और समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों पर यह लागू होगा। ये उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, उत्तराधिकार के साथ साथ विरासत संबंधी मामलों में सरल व एक समान कानून को ये डिनोट करती है, या एक समान कानून बनाती है। और इसका मतलब यह है कि चाहे वह व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर अलग अलग जातियों का ही क्यों ना हो, इन चारों लोगों पर या चारों मामलों पर एक जैसे कानून लगते हैं। इसी को यूसीसी भी कहा जाता है। साथ में ये भी जान लीजिए कि विवाह का पंजीकरण कराना भी आवश्यक है। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देख लीजिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 27 मई 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता के मसौदा पर एक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई ने की थी। ये आपको नाम याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, रंजना पी देसाई। और राष्ट्रपति द्वारा कब इसको मंजूरी दी गई, तो आपको ये याद रख लेना चाहिए कि 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। और लागू कब किया गया है, तो 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। इसके बारे में एक और देख लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में यानी 44 में के अध्याय 4 के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रावधान है कि राज्य भारत के नागरिकों के लिए पूरे भारत क्षेत्र में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देहरादून में पहले सोलर मेला कैथिक का शुभारंभ किया गया है। सौर कैथिंग क्या है, तो इसका एक उद्देश्य है कि प्रदेश में 2027 तक 2500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट्स की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और इसके लिए अपनी नई आबकारी नीति को भी बनाया है। और वाइन टूरिज्म के तहत पहला वाइन उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये है कोटद्वार। इसके तहत गेस्ट हाउस विकसित किए जाएंगे ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, और साथ ही प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में फल जैसे कि माल्टा, सेब, बुरांस के फूल, नाशपाती और गलगल का उपयोग करके वाइन उत्पादन किया जाएगा। कोटद्वार में एक निजी वाइन इकाई संचालित है, और बागेश्वर और चंपावत में नई इकाइयों की स्थापना करने की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य है कि वाइन प्रेमियों को वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा करने, वाइन के इतिहास के बारे में जानने, उत्पादन की प्रक्रिया को समझने व विभिन्न प्रकार के वाइन का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त होगा।
सख्त भू कानून विधेयक पर विधानसभा की मुहर लग गई है। यह कानून उत्तराखंड के बाहरी लोगों को या फिर उत्तराखंड से बाहर के लोगों को अब राज्य में कृषि कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा। यह विधेयक 21 फरवरी 2025 को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण को सुरक्षा के दृष्टि से यह विधेयक लाया गया है, जिसमें कि गैर निवासियों, क्या खास है कि गैर निवासियों को राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। अब बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हार्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से इस्तेमाल होने लगी हैं, जिसके बाद से इस तरह के कानून बनाने की मांग उठी थी। यानी आप कृषि भूमि के लिए जमीन लेते थे कृषि कार्य के लिए, लेकिन किसी और पर्पस में इस्तेमाल करते थे। इस वजह से जो है वहाँ का इन्वायरमेंट भी डिस्ट्रॉय हुआ, साथ ही वहाँ के कृषि भूमि जो है वो भी कम हुई। इस वजह से इस पे रोक लगा दिए गए। लेकिन बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि व बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। इसका मतलब यह है कि हरिद्वार व उधम सिंह नगर में आप अभी कृषि भूमि खरीद सकते हैं। आगे की बात है कि उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रयोजन के लिए भी भूमि खरीद सकेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों की भूमि अनिवार्यता का प्रमाण पत्र लेना होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ था और इसका आयोजन 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक इसका आयोजन उत्तराखंड के विभिन्न शहरों जैसे कि नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, शिवपुरी, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ आदि नगरों में कराया गया था। यह पहला अवसर था कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। साथ ही इसमें 35 खेलों का आयोजन कराया गया। इसकी थीम लाइन थी संकल्प से शिखर तक। संकल्प से, ये आपको याद रखना है, शिखर तक, ये इसकी थीम लाइन थी, राइट। मशाल को तेजस्विनी तेजस्विनी नाम दिया गया। साथ में इसकी थीम लाइन क्या थी या फिर खेलों की थीम क्या थी, तो आप ये जान लेना चाहिए, ग्रीन गेम्स। ठीक है, क्या है? ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। खेल का शुभारंभ बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने किया था। और सबसे खास बात और है कि सबसे अधिक किसने पदक जीता था, तो सेना यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, ये आपको डेटा याद रखना चाहिए, और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 121 पदकों के साथ सेना या फिर सेना, इसको हिंदी में अगर ऐसे लिखें, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है। सेना का मतलब ये है कि सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा 121 पदक जीता गया और ये राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर हम लोगों ने बात किया महाराष्ट्र, जिसने टोटल 54 स्वर्ण यानी 54 गोल्ड, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 201 पदक जीते थे। इसको अगर पदक के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिमम महाराष्ट्र, अगर गोल्ड की बात करेंगे, सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीता, तो वो है सेना। अगर टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स या फिर टोटल नंबर पदक में किसने हैं, महाराष्ट्र ने पहले स्थान पर। हमने दो बातें करी, एक बार फिर से समझिए। अगर सबसे अधिक गोल्ड कौन सी टीम ने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा सेना। ठीक है। दूसरी बात करा कि टोटल नंबर ऑफ पदक या फिर टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स किसने जीते हैं, तो ये है महाराष्ट्र पहले नंबर पर। दोनों आपने डिफरेंस देखा, बस इतना डिफरेंस है। अब हम बात कर लें जो मेजबान राज्य था उत्तराखंड, उसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड टोटल 103 पदकों के साथ, जिसमें कि 24 गोल्ड और 35 सिल्वर और 44 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो हमें इतना जान लेना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारी बात करा जो कि आपकी परीक्षा के लिए आज इंपॉर्टेंट होगा, तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 38वें खेल का आयोजन हुआ था उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में, जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात किया, और टोटल 35 खेलों का आयोजन हुआ और 10,000 स्पर्धियों ने भाग लिया। और इसका थीम लाइन था संकल्प से लेकर शिखर तक, और मस्कट क्या था इसका, मौली। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय पुष्प मोनाल से अभिप्रेरित है। और मशाल की बात कर लें तो मशाल का नाम दिया गया था तेजस्विनी, और गेम का थीम था ग्रीन गेम्स। ठीक है, और लक्ष्य सेन ने इस गेम का शुभारंभ किया। बाकी हम लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा गोल्ड सेना, और सबसे ज़्यादा पदकों की बात करेंगे तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, वहीं उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने देखा कि टोटल 103 पदक, जिसमें कि 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। और नंबर पे बात करें तो ये 7वें स्थान पर है राष्ट्रीय खेलों में। तो हमें इतना याद कर लेना चाहिए, और ये आप उत्तराखंड का विशेष है, इसलिए उत्तराखंड के बारे में जरूर याद कर लीजिए। 7वां स्थान था, टोटल 103 पदक, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और
44 ब्रॉन्ज मेडल, राइट। इसके बारे में लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट, 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? मेघालय में। तो इतना आपको याद रखना चाहिए राष्ट्रीय खेलों के बारे में। आइए अगला देखते हैं। हाँ, इसको हम लोगों ने देख लिया। एक छोटा सा डिटेल ये भी है कि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या का गणना शुरू हुआ है। तो हिम तेंदुओं की संख्या 124, ये डेटा याद रखिएगा, 124 हिम तेंदुओं की संख्या उत्तराखंड में, राइट। जबकि भारत में टोटल 718 हिम तेंदुए पाए जाने की पुष्टि की गई है। देश में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए लद्दाख में है, जब पूरे हिम तेंदुओं का 58% जो है लद्दाख में है, ठीक है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ पर है? लद्दाख में, जिनकी आबादी वहाँ पर है 477। उसके बाद से हिमाचल, और उसके बाद से है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 21 चौथे स्थान पर है। और हमें बस जानना ये है कि उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं। सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो वो है लद्दाख में, लद्दाख के बाद आता है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। इसे सीक्वेंस भी याद रखना चाहिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डीडी हाट में बनेगा प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन। इसके पहले कहाँ का पर नक्षत्र भवन है? तो वे हैं जयपुर, दिल्ली और प्रयागराज में इसके पहले नक्षत्र भवन बनाए जा चुके हैं। और उत्तराखंड में ये पहली बार नक्षत्र भवन बनेगा, जो कि पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनेगा। और इसका बजट है 1.5 करोड़ रुपीस। अब देखिए कुछ लिस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको भी देख लीजिए। अगर आप देखना चाहें, अगर आपको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ये कुछ नाम दिए गए हैं, पुराने नाम और नए नाम बदल कर क्या कर दिए गए हैं, इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिए। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ। औरंगजेबपुर शिवाजी नगर, गाजीवाली ये आर्य नगर, चांदपुर ये ज्योतिबा फुले नगर, और मोहम्मदपुर जट ये नाम बन जाएगा मोहनपुर जट, और खानपुर कुर्सली ये अम्बेडकर नगर है, और इदरसीपुर ये है नंदपुर। खानपुर का नाम बदलकर कृष्णपुर कर दिया गया है, और अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया गया है। बाकी जिला देहरादून में देखिए ये कौन से जिले का है, तो ये हरिद्वार का है। ऐसे देहरादून का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको पढ़ना हो तो, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उत्तराखंड का बजट है, इसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया गया। अगर आप चाहते हैं इस पर एक नया और सेपरेट और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका डिमांड कर सकते हैं। अगर तो इसके बजट की विशेषताएं हैं। बजट की पहली विशेषता ये है कि उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ से अधिक का आय व्यय यानी बजट पेश किया गया है। बाकी ये सब कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि किस योजना के लिए कितने सारे फंड एलोकेट किए गए हैं। तो स्टार्टअप वेंचर फंड 20 करोड़ का है, और प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ का फंड रिलीज किया जाएगा। रिवर फंड डेवलपमेंट परियोजना के लिए, जो शारदा कॉरिडोर से नाम से प्रसिद्ध है, वो है 10 करोड़ इसके लिए बजट एलोकेट किया गया। स्मार्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत एक्सक्लूसिव मोबिलिटी संचालन हेतु 6.5 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। बाकी होमगार्ड कल्याण कोष विभाजन के लिए 1 करोड़, और ऐसे रेशम फेडरेशन विभाजन विधि के लिए निधि के लिए 5 करोड़। और ये देख लीजिए जो आपको जरूरी है जानना, समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। बाकी और भी इसमें कुछ है, इसको आप अपने सुविधा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं, हालांकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं नमो बजट क्या है। इस एक्रोनिम्स को समझेंगे हम लोग। नमो, न से है नवाचार, और ये है ए फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, और एम है महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन। तो आप ये इसकी थीम लाइन थोड़ा याद रखना कि नमो बजट पेश किया गया इस बार, नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन पे यह पूरी तरह क्या बोलते हैं प्रभावित है, या उसी पे ये बेस्ड है। नवाचार में क्या क्या है? नवाचार में है कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक आधारित आधार का प्रमाणीकरण, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, मोबाइल फोरेंसिक वैन व ड्रोन सेल के बारे में भी नवाचार के बारे में बताया जाएगा। बाकी और भी कुछ है, जैसे कि बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे कि है ऊर्जा दक्ष पंप, फायर हाइड्रेट, बाकी ये सब देख लीजिए। फायर हाइड्रेटेड मशीन, स्मार्ट मीटर इनोवेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक, स्प्रिंकलर प्रणाली, विज्ञान चेतना केंद्र, साइंस सेटल साइंस सिटी, और लैब ऑन व्हील्स स्मार्ट क्लास। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ये सारे क्षेत्र हैं। कृषि, ऊर्जा संयोजकता, आयुष, उद्योग और अवसंरचना के साथ साथ पर्यटन। और एक और चीज जान लीजिए कि यह सप्तऋषि यानी समृद्धि, सशक्त और विकसित उत्तराखंड पर आधारित है। और ये सप्तऋषि क्या है तो इसके बारे में देख लीजिए। बेसिकली आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो है सप्तऋषि सिद्धांत पर आधारित है। सप्तऋषि का इनका अपना मतलब है कि ये सारे फील्ड है, कृषि, ऊर्जा संयोजकता, आयुष, उद्योग और संरचना और पर्यटन, इनको मिलाकर ये सप्तऋषि का एक कंसेप्ट देते हैं। महान विरासत के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए, इसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। ओजस्वी मानव संसाधन, बजट का आकार है 1,11,75 करोड़ रुपए। राजस्व व्यय इतना है 59,954.65 करोड़। 41,220 है पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत परिव्यय है 14,763.13 करोड़। प्राप्तियां देख लीजिए,
101034.75। देखिए इसमें कुछ डिटेल नहीं, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस मैं एक बार फैक्ट और फिगर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, बाकी इसको स्किप भी कर सकते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये निधि या जो पैसा जो आता है वो आता कहाँ से है ना। तो पहले स्थान पर है स्वयं का कर व राजस्व जो कि 29.38 है प्रतिशत, और उसके साथ दूसरे नंबर पर लोक ऋण जो कि 23.21 है, और केंद्रीय सरकार से सहायता ये तीसरे नंबर पर है, इसे याद करना आपको। पहले नंबर पर है स्वयं का राजस्व कर, और दूसरे नंबर पर है लोक ऋण, और तीसरे नंबर पर है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो सहायता प्राप्त होती है वो है। और उसके बाद से केंद्रीय करों में राज्यांश ये है। यानी इस चारों का सीक्वेंस आपको याद करना चाहिए, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। बाकी ये जो ऊपर के फैक्ट है उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अगली बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा सरकार खर्च कहाँ करती है, यानी रुपए जाते कहाँ है। अगर हम किसी मद के अलावा अन्य की बात करें, मतलब अन्य में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, यानी 28.97%। अगर अन्य को छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा सरकार खर्च करती है वेतन भत्ते व मजदूरी के साथ साथ अधिष्ठान व्यय एक नंबर पर है। अन्य में बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे व्यय हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको वेतन भत्ते व मजदूरी वाला पार्ट के अलावा अगर अन्य दिया तो अन्य को आप पहले स्थान पर मार्क करेंगे, यानी इस आधार पर ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, बाकी ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अन्य को स्किप करके, यानी अन्य अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो सबसे पहले स्थान पर क्या होगा, वेतन भत्ते व मजदूरी पहला स्थान पर, पेंशन दिया जाता है वो है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बृहद निर्माण या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसे खर्च किए जाते हैं। देखिए इस किताब में बहुत हैब्सुड तरीके से दिया गया है। इसके लिए जब एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बताया जाएगा। बहरहाल इसको एक बार बस सुन लीजिए। इसमें क्या है, ये सारे खर्च गरीब कल्याण के लिए और कौन कौन सी योजना के लिए कितना खर्च है ये दिया गया है। आप अगर एक बार देखना चाहें तो देख लीजिए। सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811 करोड़, विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी 918 करोड़। कभी कभार पूछे जाते हैं कि अन्नपूर्णा योजना के लिए कितना बजट का एलोकेशन किया गया, तो आपको याद रखना चाहिए कि 600 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 207.18 करोड़। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए 54.12 करोड़ रुपीस। और ईडब्ल्यूएस आवास हेतु आवंटन 25 करोड़ रुपया। ये देखिए राज्य खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 10 करोड़, और पर्यावरण मित्र बीमा योजना के लिए 2 करोड़ बजट का एलोकेशन किया गया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मद में कितना आवंटन किया गया, शिक्षा का अधिकार के लिए 178.83%। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम के लिए 59 करोड़ रुपया, और वैसे ही 1 से 8 तक के छात्रों के लिए 23 करोड़ रुपया। और ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, इसको अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार याद कर सकते हैं। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में कुछ घोषणाएं की हैं, इस घोषणाओं को आप देख लीजिए। बजट के कुछ थीम बिंदु भी हैं, इसे भी देख लीजिए कि इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, और स्वच्छ पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर बल, और स्थिर व सतत पर्यावरण की सुनिश्चितता निर्धारित करना। बस इतना जान लीजिए कि इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी इस बजट का मुख्य उद्देश्य है। महत्वपूर्ण योजना व प्रावधान, कैंपा योजना के लिए आपको याद रखना है कि 395 करोड़ रुपया, ये आपको याद रखना चाहिए, ये अच्छा। ये जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ रुपए। स्प्रिंग व रिवर रेजुनिवेशन प्राधिकरण सारा के लिए 125 करोड़ रुपए, और बस इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। ये देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड का 2023-24 के लिए 2,46,178 रुपए, और 2024-25 के लिए 2,74,064 रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष से 11.33% की वृद्धि को दर्शाता है। ये आपको याद रखना चाहिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान कितना है। प्राथमिक क्षेत्र के लिए 9.83%, द्वितीय क्षेत्र 43.46%, तृतीय क्षेत्र 46.71% का योगदान है। तो ये था अर्थव्यवस्था से संबंधित जो इस बुक में दिया गया। हालांकि इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, ये बहुत कम है। बहरहाल आइए आगे देख लेते हैं अगला कौन सा टॉपिक दिया है। तो अगला है कि मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है धामी अभियान। सवाल ऐसा अगर पूछ दे धामी अभियान क्या लिए है, तो आपको क्या जानना है कि ये है नशा के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है धामी अभियान। स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा उत्तराखंड का खुरपिया फार्म। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत भारत के यानी देश के 12 औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाने का महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, और इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिया जाएगा, और उधम सिंह नगर का खुरपिया फार्म जो है इसको औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान है। आगे ये कुछ खास चीजें नहीं है, ये देखते हैं।
ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, और ये कहाँ पर खोली है, बस हमें ये जान लेना कि देहरादून में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी खोली गई है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन के साथ आप चिड़ियों को या फिर उनका दर्शन कर पाएंगे, राइट। अगली बात इंपॉर्टेंट है कि बद्रीनाथ में नए रावल बनाए गए हैं, जिनका नाम है अमरनाथ नाम्बूद्री। और रावल होते क्या हैं, इसे आपको जान लेना चाहिए। रावल बेसिकली मंदिर के मुख्य पुजारी होते हैं, और ये परंपरा के अनुसार केरल के नाम्बूद्री ब्राह्मणों को ही रावल नियुक्त किया जाता है। अमरनाथ नाम्बूद्री जो है 21वें बद्रीनाथ के रावल नियुक्त किए गए हैं। बस मुझे जो मेन पुजारी होता है उसे रावल कहा जाता है, और ये परंपरा के अनुसार केरल के नाम्बूद्री ब्राह्मणों को ही रावल नियुक्त किया जाता है। बस इतना जानना आपको। इसमें इसके पहले कौन थे, तो ईश्वर प्रसाद नाम्बूद्री इसके पहले रावल थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये सही चीज़ है। देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। तो आप जानते हैं मैग्नेट एरिया क्या होता है, काउंटर मैग्नेट एरिया क्या होते हैं। तो जैसे कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आबादी का दबाव कम करने के मकसद सरकार ने देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। इसके लिए सरकार ने शिक्षा, रोजगार व इलाज के लिए दिल्ली जाने वालों के लिए देहरादून व हरिद्वार में ही दिल्ली जैसी सुविधाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। देश में और भी बहुत सारे मैग्नेट सिटी हैं, जैसे कि हिसार हरियाणा का है, बरेली है उत्तर प्रदेश का, कोटा है, पटियाला है, ग्वालियर है, और ये सारे मैग्नेट सिटी की तरह काम करते हैं, जो कि दिल्ली से 100 से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी सारी सुविधाएं जो दिल्ली में प्राप्त होती हैं उनको उन्हीं स्थान पर पहुंचा देना ही ये काउंटर मैग्नेट एरिया का उद्देश्य होता है। अगली बात है, जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। बस ये जान लेना आपको कि जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ कर दिया गया, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देख लेते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित उत्तराखंड की फिल्म रिखुली, ठीक है। उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर क्षेत्रों में पिछले साल बनी गढ़वाली पिक्चर फिल्म रख्यूली ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। रख्यूली को स्वीडन में बीते हुए कई महीनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई में होने वाली विदेशी फिल्म में चुना गया। बस हमें ये जानना है कि उत्तराखंड की कौन सी फिल्म चुनी गई है, तो यह रिखुली, और ये गढ़वाली भाषा की एक फीचर फिल्म है, ठीक है। उत्तराखंड के लिए एक बड़ा समाचार ये भी है कि देहरादून में पहली बार स्मार्ट मीटर लगा है, और उत्तराखंड के कहाँ पर लगा है, तो ये है देहरादून में। देखिए, बहुत सारे फैक्ट स्किप किए जा रहे हैं जो कि इररिलेवेंट है। पचवादून में खुला प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा एक नए नगर निगम बनाए गए हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ नगर निगम परिषद को उसके मूल नगर निगम का दर्जा दिया गया है। बस इसमें इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं देखना। कुरण में मां नंदा लोक जात मेला राजकीय मेला घोषित किया गया। ये जानना जरूरी है आपको। कुरण में आयोजित होने वाला मां नंदा लोक जात मेला अब राजकीय मेला घोषित किया गया है। हाँ, ये जरूरी जानना कि ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तराखंड की सरकार ने, ये जान लीजिए कि पिथौरागढ़ का जो सिल्ला दर्रा है और उत्तरकाशी का सरुताल बुग्याल है, इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ट्रैक ऑफ द ईयर, और सिल्ला दर्रा के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो देख लीजिए। बस आप ये जान लीजिए ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो पिथौरागढ़ के सिल्ला दर्रा और उत्तरकाशी के सुरताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। सिल्ला दर्रा के बारे में जान लीजिए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी कुमायूं में 5495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा दारमा घाटी में विदांग को कूथी याक्ती घाटी से जेलिंगकोंग झील से जोड़ता है। बाकी इसमें यह देखिए, ट्रैक लगभग 35 किलोमीटर लंबा है। बर्फ से ढके इस क्षेत्र में पार्वती कुंड, गौरी कुंड आदि, कैलाश कुंड, उत्तर पर्वत, पंचकुल, बेस कैंप जैसे दर्शनीय स्थल हैं। यह दर्रा तिब्बत के भोटिया लोगों के लिए प्राचीन व्यापारी मार्ग का हिस्सा था। बाकी सरुताल बुग्याल के बारे में देख लीजिए। उत्तरकाशी में स्थित सरुताल बुग्याल एक खूबसूरत उच्च हिमालयी घास का मैदान है, और जो प्रकृति प्रेमी है उनके लिए स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। बाकी बुग्याल के बारे में देख लीजिए। हिमालय के क्षेत्र से लगभग 3300 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये बुग्याल घास के मैदान पाए जाते हैं, और अल्पाइन घास के मैदान की श्रेणी में आते हैं। बुग्याल हिम रेखा और वृक्ष रेखा के बीच घास क्षेत्र होते हैं। बुग्याल बेसिकली ये घास के मैदान है। आगे देखते हैं कि देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान शुरू हुआ है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये देवप्रयाग से शुरू हुआ है। इतना जान लीजिए कि जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड चौथा ऐसा राज्य बन गया है जो कि जीएसटी में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण योजना लागू किया है। इसके पहले कौन कौन से राज्य हैं? इसके पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था लागू है। इसका मतलब है जीएसटी में आधार वेरिफिकेशन के साथ ही इसका प्रमाणीकरण किया जाएगा, और ये चौथा राज्य ऐसा करने वाला है। पहले 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। अगला है कि गंगोत्री नेशनल पार्क में अब देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, और ये भारत का पहला ऐसा सेंटर है या फिर ऐसा केंद्र है जहां पर हिम तेंदुआ को संरक्षित किया जाएगा। कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क
और यह प्रोजेक्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट के सिक्योर हिमालय के अंतर्गत 4.87 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल और सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ड बिंग मनुष्यारी में देखने को मिली है। इसमें बस इतना ही जानना है कि सबसे छोटी तितली का नाम क्या है, तो वह है ग्रास ज्वेल, जो कि पिथौरागढ़ में इसको देखा जाता है या पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी तितली की प्रजाति है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड बिंग, ये मनुष्यारी में देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट डेटा देख लीजिए कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। रोजगार सृजन की दृष्टि से उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है और पिछले वर्ष की तुलना में 28% वृद्धि देखी गई है। तो इसे हमें याद करना चाहिए कि रोजगार सृजन की दृष्टि में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 28% रोजगार वृद्धि की हुई है। लीजिए कि उत्तराखंड राज्य जो है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला दूसरा ऐसा राज्य बन गया जो कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में कराएगा। ठीक बात है, यह दूसरा राज्य है उत्तराखंड। और पहला राज्य कौन है, तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी भाषा में कराती है। बस ये फैक्ट है जानने के लिए कि उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराएगी, पहला राज्य है एमपी मध्य प्रदेश। एक और फैक्ट देख लीजिए कि देवस्थल एशिया में 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। तो ये जान लेना कि एशिया का सबसे बड़ा ये टेलीस्कोप है जो कि देवस्थल में स्थापित किया गया या फिर वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। ये आप जानते हो कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त अभियान होता है, तो ये होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है जो कि पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रशिला चोटी को फतह करने वाली नंदा देवी ने इतिहास रचा है या कीर्तिमान स्थापित किया। सबसे खास बात यह कि 5 साल की छोटी उम्र में या फिर इतनी कम उम्र में नगर की बेटी नंदा देवी ने 5 पर्वतारोहण पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस साल अप्रैल में नंदा देवी 13,000 फीट की ऊंचाई पर चंद्रशिला चोटी पर फतह की है। नैनीताल के मल्ली नगर, ये बस आपको जानना है कि नैनीताल की ये बच्ची है और इंडियन मॉनिटरी फेडरेशन IMF की सदस्य माँ टूसी का दावा है कि 5 वर्ष की उम्र में पर्वतारोहण और 4 वर्ष की उम्र में 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना नंदा देश की पहली बाल पर्वतारोही है। इसके छोलिया और झोड़ा नृत्य की प्रस्तुति को मिला है वर्ल्ड गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसका नाम दर्ज हुआ है। हमको बता दें कि पिथौरागढ़ स्टेडियम में जनसभा जब प्रधानमंत्री जी कर रहे थे तो दूसरी ओर छोलिया और झोड़ा लोक नृत्य की प्रस्तुति की जा रही थी। ऐसा पहली बार था जब 5338 फीट की ऊंचाई पर यानी 1627 मीटर की ऊंचाई पर इस तरह के नृत्य को प्रस्तुत किया गया। 3000 से ज्यादा कलाकारों ने इसमें भाग लिया। हालांकि इस तरह का आयोजन करने वाला यह पहला अवसर था और ये लगभग कई घंटों तक इसकी प्रस्तुति दी गई। साथ में से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने इसे बाकायदा सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया है। तो हमें ध्यान क्या रखना परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट ये है कि छोलिया और झोड़ा नृत्य जो है ये उत्तराखंड के नृत्य हैं और इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इसके पीछे रीजन क्या है कि इतनी हाइट पर करने वाले विशेष प्रकार का नृत्य है और साथ ही इसमें 3000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ भाग लिया था। इस वजह से भी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। आज हम लोग उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के दूसरे पार्ट को देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल की घटनाएं उत्तराखंड में हुई थी उसको देखा था। योजनाएं, घटनाएं, बैठकें और नियुक्तियां के साथ चर्चित व्यक्तित्व और रिपोर्ट आंकड़े के साथ साथ हम लोगों ने बजट वाले सेक्शन को देखा था। आज हम लोग पुरस्कार, खेल खिलाड़ी और भी जो उत्तराखंड से संबंधित घटनाएं हैं उसे हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए कंटिन्यू कर लेते हैं। सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड के पैरा शूटिंग के कोच हैं सुभाष राणा, जिन्हें द्रोणाचार्य सम्मान से इस बार सम्मानित किया गया। इनके बारे में और ये जान लीजिए कि उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शामिल हुई निशानेबाजी टीम को भी प्रशिक्षित किया था। पैरा शूटिंग कोच हैं सुभाष राणा। अगली बात हम लोग देखेंगे, सुभाष पंत को उत्तराखंड का पहला साहित्य भूषण सम्मान दिया गया जो कि एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इनकी कुछ कृतियां हैं उसे देख लीजिए। एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ चोर, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, सीलिंग बे और 21वीं सदी की एक दिलचस्प दौड़ ये शामिल है। तो हमें ये याद रख लेना, एक बार और रिपीट करता हूँ कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली बार साहित्य भूषण सम्मान दिया गया। वो साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया, तो ये सुभाष पंत को दिया गया। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के डॉक्टर मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इन्हें क्या कहते हैं, पहाड़ के लाल व देश के जाने माने आयुर्वेद जड़ी बूटी विशेषज्ञ मायाराम उनियाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय के प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप ये ध्यान रखना है किसका नाम है, मायाराम उनियाल, इनका नाम याद रखना आपको। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, धन्वंतरी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बस इसमें इतना ही जानना है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन में चल रहे ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में भारतीय हिंदी फिल्म, ये आपको नाम याद रखना है, भारतीय हिंदी फिल्म
पायर की धूम रही। कौन सी फिल्म है? पायर। तो इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विनोद कांपड़ी को इस फिल्म के लिए ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बेसिकली इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तराखंड विशेष में, क्योंकि ये उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर बनी हुई ये फिल्म है जिसका नाम है पायर, और इसको एस्टोनिया में चल रही जो फिल्म फेस्टिवल समारोह है उसमें इसका नाम लिया गया है। कौन सी फिल्म है? पायर, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की 2 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान के लिए चयन किया गया है। तो ये 2 हस्तियां कौन-कौन से पहले हैं? ह्यू कॉलिन गेंजर और दूसरे हैं राधा बहन। इनके बारे में देख लेते हैं कौन है। ह्यू कॉलिन गेंजर जो है साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष योगदान रखते हैं और मसूरी निवासी हैं, इसलिए भी हम लोग यहाँ पे इनके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग राधा बहन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। राधा बहन भट्ट के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि अब पहले शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम भेजा जा चुका है, यानी यह शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नाम चयनित हुआ था। ठीक है, और साथ ही इनका जन्म अल्मोड़ा के धुरका गांव में हुआ था। साथ ही यह भी जान लीजिए कि वह 1951 में कौसानी के लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी रहीं और यहाँ पर उन्होंने समाज सेवा का अपना सफर शुरू किया। साथ में यह भी जान लीजिए कि राधा बहन 1957 के भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और विनोबा भावे के साथ उत्तर प्रदेश व असम की लंबी पद यात्राओं का यह हिस्सा भी रही हैं। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने ग्राम स्वराज, शराब विरोधी आंदोलन और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर इन्होंने जागरूकता फैलाई थी। इनके बारे में हम डिटेल दिखा देते हैं आपको। ये राधा बहन के बारे में डिटेल है, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हैं, जिसकी हम लोगों ने पीछे बात की है। आगे देख लेते हैं। और इनका जीवन जो है गांधी जी से प्रेरित रहा है और पर्यावरण और चिपको आंदोलन से भी ये संबंधित रही हैं। हिमालय व नदियों के रक्षक से भी इनका संबंध रहा है। बाकी सम्मान के बारे में हम लोगों ने बात किया। इन्हें पद्मश्री सम्मान सभी ने नवाजा गया है। राधा बहन भट्ट को उनके कार्यों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें कि गांधीवादी विचारधारा के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पर्यावरण पुरस्कार और मुनि सतबल पुरस्कार और कुमायूं के गौरव पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुकी हैं। साथ में जिसकी हम लोगों ने बात की, उन्हें नोबेल के लिए शांति पुरस्कार के लिए भी इनका नामांकन किया गया था। तो आप राधा बहन के बारे में जान लेंगे अच्छे से। आगे हाँ, ये एक सामान्य सा फैक्ट है, इसको आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी लीजिएगा। उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। बाकी इनों के नाम है। थोड़ा सा डिटेल है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया। वे गांव कौन कौन से हैं? तो पहला है उत्तरकाशी के जखोल गांव को साहित्य पर्यटन, और हर्षिल व पिथौरा गांव जिले के गूंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज, साथ में नैनीताल जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन का पुरस्कार दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चमोली जिले की शिक्षिका कुसुम लता गढ़िया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट है कि कुसुम लता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भी एक फैक्ट देख लीजिए, उत्तराखंड सरकार ने साल 2023-24 में तीलू रौतेला पुरस्कार वितरित किए, जो कि इस बार की 13 महिला वीरांगनाओं को तीलू रौतेला पुरस्कार मिले हैं, जबकि 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अच्छा कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल, कला, संस्कृति, पर्यावरण, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में दिया जाता है 51,000 की धनराशि व स्मृति व चिन्ह प्रशस्ति दिए जाते हैं। उत्तरकाशी जिले को एक राष्ट्र एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी अवार्ड में दूसरा स्थान मिला है। नई दिल्ली में आयोजित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तरकाशी जिले को दूसरा पुरस्कार मिला है। कौन सा जिला है? तो यह है उत्तरकाशी जिला, जिसको दूसरा अवार्ड मिला है। उत्तराखंड की एक योजना है कि उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद। हम देख लेते हैं कौन से जिले का क्या उत्पाद फेमस है। अल्मोड़ा, तो ये है ट्वीड व बाल मिठाई। हमें ये सारे प्रोडक्ट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के लिए ट्वीड और बाल मिठाई। बागेश्वर के लिए तांबे के उत्पाद मड़ुआ बिस्किट, ठीक है। चमोली हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ साथ एरोमेटिक हर्बल, राइट। चंपावत लौह उत्पाद एवं हाथ से बुने उत्पाद। चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। देहरादून बेकरी उत्पाद और मशरूम। हरिद्वार गुड़ व शहद। नैनीताल एपल क्राफ्ट व कैंडल क्राफ्ट। पिथौरागढ़ ऊनी कॉर्पोरेट मनुष्यारी राजमा। पौड़ी हर्बल उत्पाद वुडन फर्नीचर। रुद्रप्रयाग मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प प्रसाद उत्पाद। टिहरी नेचुरल फाइबर उत्पाद। टिहरी नथ। और उधम सिंह नगर के लिए मेंथा आयल मूंज ग्रास प्रोडक्ट। और उत्तरकाशी के लिए ऊनी हस्तशिल्प एप्पल फ्रूट उत्पाद, ठीक है। तो आपको इतना वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट वाले योजना के अंतर्गत आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। एक पुस्तक है वो 17 दिन। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं राजीव रंजन सिंह। इसे जान लेना चाहिए। ये किताब सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए 17 दिन का जो अभियान चलाया गया था उसी पर यह आधारित किताब है, वो 17 दिन, जिसके राइटर हैं राजीव रंजन। ये किताब भी आपको याद रखना चाहिए। राजीव रंजन, कौन सी किताब? वो 17 दिन। अब हम लोग कुछ हेडिंग्स देख लेंगे, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ना नहीं आपको। डॉक्टर चिन्मय पांड्या को मिला विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार।
उत्तराखंड के 10 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 10 साहित्यकार हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्पिरिचुअल ट्रेडर्स ऑफ उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इसके बारे में बस इतना ही जानिए, आगे देखते हैं। अल्मोड़ा के एप्पलमैन नाम से विख्यात गोपाल उप्रेती को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित कृषि मंत्रालय द्वारा एक वैश्विक संगोष्ठी में एप्पलमैन नाम से जाने जाने वाले गोपाल दत्त उप्रेती को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धनिया के पौधे की, ये ध्यान रखना है, धनिया के पौधे की नई किस्म विकसित करने के लिए पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। प्रवीण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से एडवेंचर के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेनजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको नाम याद रखना, प्रवीण सिंह को तेनजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 उत्तराखंड के गांधी के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 18 अगस्त 2024 को सुप्रसिद्ध गढ़वाली गीतकार व गायक नरेंद्र सिंह नेगी को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना चाहिए। उत्तराखंड के पिथौरा जिला के सरमोली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया गया है। बस इसमें इतना ही खास है। उत्तराखंड को चौथी बार लगातार जैविक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैविक कृषि में राज्य के किसानों ने एक बार फिर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। जैविक कृषि के अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय चतुर्थ अवार्ड में हिमालयी राज्यों की श्रेणी उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है। ये में बस ध्यान रखना है कि चौथी बार उत्तराखंड को प्रथम स्थान मिला है जैविक खेती के तौर पर। कुसुमलता के बारे में हम पीछे पढ़ा था कि इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने इनको दिया है। भारत के स्टार हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास लिया। बस इतना लाइन जानना आपको। सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास लिया, तो आंसर हो जाएगा वंदना कटारिया, राइट। उत्तराखंड के 18 वर्षीय नीलम भारद्वाज ने रचा इतिहास। 18 वर्षीय नीलम भारद्वाज ने लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसको याद रखना चाहिए आपको। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी नागालैंड पर 259 रनों की जीत हासिल की है। बाकी हमें बस ये याद रखना है कि उत्तराखंड की नीलम भारद्वाज ने दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और सबसे कम उम्र की हैं। इस वीडियो का सबसे खास सेक्शन राष्ट्रीय खेलों का उत्तराखंड में आयोजन और उत्तराखंड का किस प्रकार से इन खेलों में स्थान रहा है और कैसा इनका प्रदर्शन रहा है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बावजूद इसके 7वें रैंक पर थे। 7वां रैंक था राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने टोटल राष्ट्रीय खेलों में 103 पदकों के साथ 7वें स्थान पर अपना स्थान कब्जा किया, जिसमें 24 गोल्ड, 35 रजत और 44 यानी 44 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, अब डिटेल्स देख लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जान लें कि जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसकी थीम लाइन थी ग्रीन गेम्स। ठीक है, और इसका मस्कट था मौली। मौली जो कि उत्तराखंड के राजकीय पुष्प से प्रेरित मोनाल से है और इसका सब्जेक्ट जो था वो ये था संकल्प से लेकर समृद्धि तक। ठीक है, तो कभी कभार थीम पूछे जाते हैं संकल्प से लेकर शिखर तक। ठीक है, तो ये इसका टैगलाइन था, आदर्श वाक्य था या मोटो था, ऐसे समझिए आप, संकल्प से लेकर शिखर तक। ठीक है, अब देखें सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया, तो सेना, इसको सेना बोलते हैं, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसने 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 121 पदक पाए थे। उसके बाद से सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र, 54, 71 और 201 ऐसे हो जाएगा टोटल। उसके बाद से हरियाणा तीसरे स्थान पर। कभी कभार सीक्वेंस लगाने को भी आ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, 4 बातों का ध्यान रखना। पहला तो ये है कि उत्तराखंड का 7वां स्थान है और टोटल उत्तराखंड 103 पदक जीते, जिसमें 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। और इसका 7वां नंबर है, यहाँ पे देखिए 7वें नंबर पे। ठीक है, 24, 35 और 44, 107 टोटल। देखिए एक सवाल और पूछा जा सकता है कि पदकों की दृष्टि से यानी अवार्ड की दृष्टि से सबसे अच्छा राज्य किसने प्रदर्शित किया, कौन सा राज्य प्रदर्शित किया, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पहले रैंक पे आ जाएगा। लेकिन जब ये पूछे गोल्ड सबसे ज्यादा कौन किसने पाया, तो सेना यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोल बोर्ड, तो ये सबसे अधिक गोल्ड पाया है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पदक की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। इस प्रकार से आप क्वेश्चन के बारीकी को समझिए, अगर सवाल जैसा आता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना जरूरी है। राष्ट्रीय खेलों के बारे में और भी ज्यादा डिटेल इसके पहले के वीडियो में और भी अच्छे से बताया गया, चाहे तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में। हाँ, एक और खास बात जान लीजिए कि अगला राष्ट्रीय खेल मेघालय में आयोजित कराए जाएंगे
कहाँ पर? तो ये है मेघालय। तो ये आपको याद रखना, नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे मेघालय में होंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल पढ़ना है, इसके पहले की वीडियो को आप रिफर कर सकते हैं। एक फैक्ट ये भी देख लीजिए, 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारत की पहली खिलाड़ी वंदना कटारिया बनी है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 300वां राष्ट्रीय मैच कौन से खिलाड़ी ने खेला था, वो हो जाएंगी वंदना कटारिया, राइट। कुछ और भी फैक्ट देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की वृद्धि हुई है। 11.33% वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 2,74,064 रुपये अनुमानित है। हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में जिसमें आर्थिक समीक्षा कवर किए थे, उसमें और भी सारा डिटेल में है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा पश्मीना प्रमाणन केंद्र पीसीसी का उद्घाटन किया गया है। तो हमें बस डिस्ट्रिक्ट जानना है किस डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया, तो यह देहरादून में। ये भी फैक्ट देख लीजिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 46,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। और उत्तराखंड का वन रिपोर्ट देखेंगे 2023 सर्वेक्षण 1987 में प्रकाशित हुआ, और यह 18वीं वन रिपोर्ट है। ये ध्यान रखना है, 18वीं वन रिपोर्ट है और इसे प्रति 2 वर्ष में जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। तो इससे याद रखना है। उत्तराखंड के सबसे अधिक 6 वनावरण वाले जनपद। अच्छा, इसके पहले हमें जान लेना चाहिए भारत की स्थिति क्या है। हम देखते हैं भारत में टोटल वनावरण कितना है, तो ये 21.76% है। कुल क्षेत्रफल का 21.76%, जो कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। इसके पहले जो कि 17वीं वन रिपोर्ट आई थी उसमें 21.71% थी। तो इस बार 0.05% वनावरण में वृद्धि हुई है। साथ ही अगर कुल वनावरण की बात करें, वृक्षावरण की, तो ये 3.41% है। अब हम बात कर लें टोटल वृक्षावरण व वनावरण को मिलाकर, तो 25.17% होता है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ता है और ये डेटा याद रखना चाहिए। 3 डेटा हम लोगों ने देखा। पहला, कुल भौगोलिक क्षेत्र का भारत में कितना परसेंट वनावरण है, 21.76%। अगर वृक्षावरण की बात करेंगे 3.41% जो है वृक्षावरण है। कुल की बात कर लें, कुल का मतलब ये है कि कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण, तो इसका हो जाएगा 25.17%। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। टोटल वृक्षावरण प्लस वनावरण को मिला लें तो 0.32% की वृद्धि हुई है टोटल क्षेत्र में। तो इसे ध्यान रखना चाहिए। अब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए कि सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे, सबसे अधिक वृद्धि हुई है लक्षद्वीप में, उसका मिजोरम, उसके बाद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब आता है क्षेत्रफल। ये हम लोगों ने क्या देखा था, ये वन क्षेत्र देखा था, ठीक है, ये वन क्षेत्र था। अब हम देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो मिजोरम में, उसके बाद से गुजरात में और उसके बाद से उड़ीसा में। तो हमें ध्यान रखना है कि ये वन क्षेत्र है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि की बात करेंगे लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना अमाउंट में, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, तो ये मिजोरम, उसके बाद गुजरात और उड़ीसा, इसे याद रखना है। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अब पहले हम लोगों ने ऊपर देखा था केवल वृक्षावरण। अगर हम बात करें सर्वाधिक वृक्षावरण प्लस वनावरण, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। आप इसको एक पेज पे लिख लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा और आसानी से याद कर पाएंगे। अब देख लेते हैं उत्तराखंड का वन रिपोर्ट। पीछे हम लोगों ने सारे कुछ देखा। पहली बार 1987 में शुरुआत हुआ और ये हम लोगों ने बात कर लिया पीछे। अब हम देखेंगे कुल वन क्षेत्र में 22.98 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है उत्तराखंड में, और यह कमी 7 जनपदों में वन क्षेत्र में कमी की वजह से हुआ है। बाकी अत्यधिक सघन वन कितने प्रतिशत है राज्य में, तो 9.85%, मध्यम सघन 23.40%, खुले वन 12.19% है और कुल वनावरण 45.44% है। तो इसे ध्यान रखना चाहिए, कुल वनावरण 45.44% है। अब देख लेते हैं सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन कौन से हैं। सबसे अधिक है पौड़ी गढ़वाल, उसके बाद से उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और टिहरी गढ़वाल। ये आपको याद रखना पड़ेगा और याद रख लीजिएगा। सबसे पहले है सबसे अधिक वनावरण वाला, तो पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और उसके बाद से टिहरी गढ़वाल। सबसे कम वनावरण, देखिए केवल वनावरण है, वनावरण प्लस वृक्षावरण नहीं है, केवल वनावरण की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम वनावरण है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उसका रुद्रप्रयाग और चंपावत के बाद बागेश्वर है। अब प्रतिशत में देखेंगे सबसे अधिक प्रतिशत वनावरण कहाँ है, तो पहला नंबर हो जाएगा चंपावत, उसके बाद से नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। न्यूनतम प्रतिशत में देखेंगे वन क्षेत्र कहाँ पे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली के बाद उत्तरकाशी।
कभी कभार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी कहाँ पर हुई है? तो ये उधम सिंह नगर, उसके बाद उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक वृद्धि हुई है टिहरी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़। ठीक है। सो वन रिपोर्ट के साथ ही आज के वीडियो का यह लास्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। साथ ही अगर आपको वन लाइनर फैक्ट्स उत्तराखंड के बारे में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।